साथियों, आपको मालूम ही है कि विगत 6 सालों से हम इस दिन यानी 24 जुलाई को किए जाने वाले लोकजतन सम्मान कार्यक्रम के दौरान किसी न किसी विषय पर व्याख्यान का आयोजन भी करते हैं। हमें खुशी है कि इस बार के इस व्याख्यान के लिए दिल्ली के प्रख्यात फिल्मकार, इतिहासकार और अंग्रेजी में कहा जाए तो ओरल हिस्टोरियन, कहानी लेखक और इस कठिन दौर के सांस्कृतिक मोर्चे के प्रखर एक्टिविस्ट श्री सुहेल हाशमी आज हमारे बीच में हैं, जो उर्दू की कहानी पर अपना व्याख्यान देंगे। लोकजतन परिवार की ओर से आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बार का लोकजतन सम्मान हम दैनिक देशबंधु के संपादक श्री पलाश सुरजन जी को दे रहे हैं। प्रदेश के सबसे पुराने हिंदी दैनिक अखबारों में से एक देशबंधु, जिसके संस्थापक संपादक हम सबके आदरणीय और प्रिय स्वर्गीय श्री मायाराम सुरजन थे, श्री पलाश सुरजन उनके सुपुत्र हैं। मैं इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से शुरू करते हुए अपने पहले वक्ता साथी बादल सरोज को आमंत्रित करती हूँ। ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको भाषण नहीं झेलने पड़ेंगे। भाषण और व्याख्यान सिर्फ 2 लोगों के होंगे, एक सुहेल हाशमी साहब का जो इसी मकसद के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, और एक हमारे आज के सम्मानित साथी पलाश जी का। मैं केवल पृष्ठभूमि रखने के लिए आया हूँ और 3 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक आम धारणा बन चुकी है हमारे समाज में कि एक समय काफ़ी दुस्समय है, कठिन समय है। हमें नहीं लगता कि कभी भी परिवर्तनकामी शक्तियों के लिए कोई समय आसान समय रहा होगा। मनुष्यता ने इससे भी पहले ऐसे ऐसे कठिन कालखंड देखे हैं। हमने भारत में भी देखे हैं और दुनिया की मनुष्यता ने तो और भी भयानक रूप से देखे हैं, जिसका अभी हम केवल ट्रेलर देख रहे हैं। लेकिन एक बात जो दर्ज की जानी चाहिए वो ये कि जिनकी तूती बोला करती थी, मैंने भी एक स्टडी के सिलसिले में नाजी जर्मनी के ज़माने के अखबारों और मुसोलिनी साहब के ज़माने की अखबारों में भी तलाश करने की कोशिश की और ये पता लगाया कि वो इतिहास में कहाँ हैं। मुझे आप विश्वास कीजिए, उनका कोई जिक्र नहीं मिला, उनके कोई संदर्भ या ऐसी कोई उल्लेखनीय बात उन्होंने कही हो जिसको बाद में दर्ज किया गया हो या लिख कर रखा गया हो, उसका कोई वाक़या नहीं मिला। वो तमाम सारे चारण और भाट जो उन्हें इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया करते थे, उनका भी कोई जिक्र नहीं मिला। लेकिन जिन्हें छपने नहीं दिया गया, जिन किताबों को जब्त कर लिया गया, उन किताबों में लिखी गई कविताओं की, कहानियों की दुनिया की अनेक भाषाओं में तर्जुमे मिले। और उस वक्त सोचते सोचते मैंने खुद याद किया कि मुझे न जाने कितनी ऐसी कविताएं याद हैं जो मेरी भाषा में नहीं लिखी गई हैं, कि कभी फ्रेंच में लिखी गई, कभी जर्मन में लिखी गई, लेकिन इसके बाद भी वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को याद है। इसका सबक ये है कि ऐसे जो कालखंड आते हैं जिन्हें कठिन समय और दुस्समय कहा जाता है, वो कालखंड अस्थायी होते हैं और जो उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, उनकी ताकत भले ही उस वक्त उतनी विराट न दिख रही हो, लेकिन वो स्थायी होते हैं और परिवर्तन का काम वही करते हैं। भारत के आज़ादी आंदोलन की कविताओं और कहानियों और अखबारों को उठा लीजिए और पूरी दुनिया भर के इतिहास को उठा लीजिए। इसलिए ये समय कठिन समय, दुस्समय नहीं है, बल्कि अपार संभावनाओं से भरा हुआ समय है। उन संभावनाओं के सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक बात, लोकजतन उसी तरीके के मिशन का नाम है। हमारे पास साधन क्या है, कितने क्या है। आजकल तो और भी संकट में आरएनआई ने हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब डाक से अखबार नहीं जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं कुरियर से, तो लागत और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके बाद भी वो है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब भी पहुंचता है, जितने दिन बाद भी पहुंचता है, जिस साथी के पास भी पहुंचता है, उसकी बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, उसके लिए कुतुब नुमा का काम करता है, उसे रोशनी देने का काम करता है। आज हम पलाश जी को सम्मानित कर रहे हैं इसलिए कि उनके जरिए हम केवल पलाश सुरजन व्यक्तित्व को ही सम्मानित नहीं कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से सम्माननीय व्यक्तित्व है। जिस विनम्रता का जिक्र संध्या जी ने किया, वो हर कार्यक्रम में आपको कभी मंच पर नज़र नहीं आते,
बहुत ही कम मुश्किल में बुलाने पर आते हैं और थोड़ी देर के लिए रहते हैं और उसके बाद नीचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर वो बैठ जाते हैं। ये जो विनम्रता है, ये जो मिशन के प्रति गंभीरता है, वो तो एक तथ्य है ही, लेकिन इसके बावजूद वो एक पत्रकारिता की एक परंपरा के वाहक हैं। इस संयुक्त मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश भर में, जो कुछ गिने चुने अखबार थे जिन्होंने उस वक्त भी बहुत पहले से लेकर आज तक लगातार जो पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है, जो प्रेस काउंसिल के शब्दों में वो जो दूसरे प्रेस कमीशन की भाषा में कहा जाता था, सूचना देना और शिक्षित करना, यही है अखबारों का काम, यही है मीडिया का काम। इस काम को लगातार न केवल करते रहे बल्कि शिक्षित के साथ साथ एक ऐसा काम भी करते रहे जो काम दिशा दिखाने का काम होता है। देशबंधु ने ये काम बहुत असरदार तरीके से किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जो पिछले दिनों से मीडिया में पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, और वो काम ये है कि हमारे गांव हमारे अखबारों से बाहर हो गए हैं। हमारी 65% आबादी अखबारों की चिंता में नहीं है। वहाँ तो अगर कोई पत्थर की मूर्त अगर कोई निकल आती है या चमत्कारी झरना निकल आता है तभी उस गांव तक मीडिया पहुंच पाता है, लेकिन देशबंधु ने वो काम गंभीरता के साथ किया और उसने ग्रामीण पत्रकारिता को वही तवज्जो दी और क्या कीमत चुका कर दी होगी। मैं सोच रहा था एक बार कि हम 4-5 बार गए हैं देशबंधु की प्रेस में, और जब भी गए हैं कभी पलाश जी से मिलने के लिए, कभी किसी और से मिलने के लिए, लेकिन इसके बाद भी हम सारी प्रेस के एक एक कोने में जाकर घूमे हैं। हमने ये देखने की कोशिश की है कि वो कामधेनु गाय कहाँ बधी है, वो कल्प वृक्ष कहाँ लगाया है, वो कुबेर का खजाना कहाँ है जिसमें से पैसा निकालकर ये इतने बड़े संस्थान को चला रहे हैं, अपनी भूमिका को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। हमें नहीं मिली वो। मुझे लगता है कि वो उनकी विरासत में है, वो उनकी परंपरा में है, और आज से कुछ दिन पहले भी ये बात मैंने कही थी कि वो एक मिसाल है इस मामले में कि बाजार और मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता। हम में अगर दम होती है तो हम बाजार के रुख को भी अपने तरीके से निर्धारित करने और प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये अडिगता जो उन्होंने दिखाई है वो निश्चित रूप से बहुत कुछ है, और उनको देखकर मुझे हमेशा फैज़ अहमद फैज़ साहब की वो कविता की पंक्ति याद आती है। मैं नहीं चाहूँगा कि वो नौबत उनके साथ आए कि वो इस मीडिया के बाजार में भी पावजोला चल रहे हैं और अपनी पूरी हैकड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि उनसे बेहतर व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही कही है संध्या जी ने कि हम बहुत संकोच में थे 2 बार से लगातार कि उनसे पलाश जी से कहेंगे और वो हमको डिसआर्म कर देंगे अपनी मुस्कुराहट के साथ कि नहीं नहीं मुझे छोड़िए। इसीलिए इस बार जब हम उनसे आग्रह करने के लिए गए थे तो हम अपनी पूरी टीम को लेकर गए थे, इस निर्णय के साथ गए थे कि अगर तैयार नहीं हुए तो वहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे। हम वाकई में, ये केवल औपचारिक बात नहीं है, वाकई में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे इस लोक जतन के साथ जुड़े हैं और इस लोक जतन के सम्मान को स्वीकार उन्होंने किया है। आज से ही हम लोगों ने शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यानों का पखवाड़ा शुरू किया है। हर साल हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं 2002 से। हम में से बहुत सारे मित्रों ने कॉमरेड शैलेंद्र शैली को नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में इस कार्ड पर जो परिचय था केवल वो ही पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी फिर बात चलेगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। वो एक अमोघ वक्ता, कवि, चित्रकार, बेहतरीन खिलाड़ी, जुझारू एक्टिविस्ट, धैर्यवान और कुशल संगठनकर्ता और समर्पित क्रांतिकारी शैलेंद्र शैली हमारे कालखंड के विलक्षण और असाधारण व्यक्तित्व हैं। वे 70 के दशक के छात्र आंदोलन में इतने जुझारू नेता थे कि बालिग होने की उम्र से पहले ही करीब 6 माह की जेल यात्रा कर चुके थे। उस जमाने में ये हुआ करता था कि कोई भी अगर छात्र आंदोलन होगा तो लाठी चलना अनिवार्य है और जेल जाना अनिवार्य है। उसके बाद 1975 की जो कुख्यात इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी में भी जब वो मीसा में गिरफ्तार हुए थे तब वो 18 वर्ष के पूरे नहीं हुए थे, और एक अकेली माँ के बेटे होने के बाद भी जब सारे लोग माफिया मांग मांग के छूट रहे थे, वो पूरे 20 महीने तक मीसा में रहे, पैरोल पर भी नहीं आए, और उसके बाद भी उन्होंने कई गिरफ्तारियां दी और अनेक तरीके के दमन सहे। वो जहाँ भी रहे सबसे युवा थे। वो एसएफआई की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, तब भी वो सबसे युवा थे।
उसके बाद जब वो CPIM की केंद्रीय समिति के मेंबर बने, आज तक के रिकॉर्ड में वो सबसे युवा सदस्य थे और उस पार्टी की जितनी भी राज्य कमेटियाँ थीं उनमें भी सबसे युवा सेक्रेटरी के रूप में भी रहे। वो जितने कमाल के पढ़ाकू थे उतने ही गजब के लेखक और कम्युनिकेटर भी थे। आंदोलन और प्रचार, संघर्ष और वैचारिक कामों के अंतर संबंधों को ठीक तरीके से समझने वाले शैली की ही परिकल्पना थी जो लोक जतन के रूप में साकार हो रही है और 25 वर्षों से बिना किसी व्यवधान के छप रही है। और आखिरी बात, जो शैली को ठीक तरीके से कैरेक्टराइज करती है, ये तो उनके व्यक्तिगत गुण थे, लेकिन शैली जो सबक छोड़ गए हमारे लिए वो ये कि नेता वो होता है जो अपने अनुयायी नहीं बनाता, बल्कि अपने जैसे और अपने से बेहतर नेता पैदा करता है। शैली उसी बिरादरी के थे और उसी तरीके से हम लोगों ने ये तय किया। वो बहुत ही अल्प आयु में चले गए, हमसे भी बहुत छोटे थे, वो बहुत अल्प आयु में चले गए। तो हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि वो कैसे गए। हमने कहा वो कैसे गए उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो कैसे रहे, किस तरीके से जिए, किन विचारों को लेकर जिए। इसलिए हम लोगों ने 2002 से तय किया था कि नियमित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहाँ भी संभव है वहाँ पर उनकी स्मृति पे व्याख्यानमालाएँ की जाएंगी और वो पूरे प्रदेश में ऐसी जगहों पर भी की जाएंगी जहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं लेकिन उनके बीच में पहुँचते नहीं। ये ऐसी व्याख्यानमाला है जो आदिवासी अंचलों में भी होती है, ग्रामीण इलाकों में भी होती है और लोग इंतज़ार करते हैं कि 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में कार्यक्रम क्या होना है, कब होना है। और हमें खुशी है कि सुहेल हाशमी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। वो शैली के हमसफ़र भी हैं, शैली के हमख्याल भी हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन में मिलकर साथ भी किया है और बाकी परिचय तो संध्या जी ने आपको दिया है। वो इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं, फिल्मकार भी हैं, संगठनकर्ता भी हैं, समन्वयकर्ता भी हैं, वो बहुत कुछ हैं और हमारे बीच में। लेकिन इससे बढ़कर उनकी जो ख़ास पहचान है वो ये, और जिस पर मैं ख़ास तौर से ये बात सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि कई बार हम बहुत विराट हमला जब होता है, मीडिया पर कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया, सारी चीज़ें उनके पास है, उन सारे हमलों के बीच में भी ये जो अंधेरा लेकर आते हैं, हम में से कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उस अंधेरे को चीरने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास उस वक्त सूरज हो। उस अंधेरे की हैकड़ी को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती भी काफ़ी होती है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। ये ऐसा काम इस देश में हुआ 60 और 70 के दशक में, जब साहित्य में और संस्कृति में एक वर्चस्व, एक खास तरीके का वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही थी। अनगिनत छोटी छोटी पत्रिकाएं निकली थीं, कोई 500 छपती थी, कोई 2000 छपती थी, कोई 700 छपती थी, लेकिन उन्होंने न केवल जड़ता तोड़ी बल्कि एक नए तरीके के साहित्य को पूरे के पूरे समाज के बीच में लोकप्रिय किया। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 60 और 70 का वही दशक था जब एक समानांतर सिनेमा और सांस्कृतिक आंदोलन भी उभरा और उसने पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर जो पतनशील मूल्य फिल्मों के जरिए पेश किए जा रहे थे, उनके बरक्स एक वास्तविक हिंदुस्तान को पेश करने की कलात्मक कोशिश की, जो आज भी हमारी सबसे बड़ी मूल्यवान धरोहर है। ऐसे ही समय समय पर आने वाले अंधेरों के खिलाफ मोमबत्तियाँ और मशालें उठती रही हैं और एक बड़े ज्वालामुखी में बदलती रही हैं। ऐसी ही एक बड़ी मशाल का नाम है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, सहमत। 1989 के बाद जब बहुत तेज़ी के साथ हिंदुत्व की सांप्रदायिकता ने आक्रमण किया था, वैचारिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी, उस वक्त सारे सांस्कृतिक कर्मियों को, साहित्य कर्मियों को, फिल्मकारों को, कलाकारों को, इन सब को जोड़ने की जो बड़ी शुरुआत की थी सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर, सहमत के नाम पर, उसने इस देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाने के मामले में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सुहेल हाशमी उसके सबसे बड़े समन्वयक और संगठनकर्ता के रूप में आज हमारे बीच में है और हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस लड़ाई को शुरू की थी और उनमें भी पलाश सुरजन जैसी आदतें हैं और वो आदत यह है कि वो हमेशा पार्श्व में रहकर काम करना ज़्यादा ठीक समझते हैं। हमने उनसे भी आग्रह किया था, उन्होंने पहली बार में ही हमें हाँ कर दी, तो हमको बहुत खुशी हुई। हम व्यवधान नहीं बनेंगे, वो उर्दू की कहानी हमारे बीच में, आपके बीच में रखेंगे, लेकिन उसके पहले जिस मुख्य काम के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस मुख्य काम को अंजाम दिया जाएगा। संध्या जी आपको जानकारी देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।